been like this. नतीजों का इंतजार खत्म हो चुका है। लगभग नतीजे आ चुके हैं। थोड़े बहुत रुझान हैं अभी जो नतीजों में तब्दील होंगे। हम बात झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा नतीजों की कर रहे हैं, जहां पर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय। जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, ये अभी साफ नहीं है। झारखंड में तय है कि बनेगी बीजेपी की सरकार, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या वो पीडीपी के साथ जाएंगे, इस पर अभी दुविधा बनी हुई है। मैं आपको पहले झारखंड के नतीजे दिखा रहे हैं। इस अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को 24 सीटें मिली हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 13, जेवीएम को 5, कांग्रेस 3 और जो अन्य हैं उन्हें 3। और बीजेपी को पहले इस बार जो है वो पहले से काफ़ी फायदा हुआ है। जो बदलाव है वो 8 सीटों का है। और रुझान जो है लीड्स उसके मुताबिक बीजेपी प्लस जो है बीजेपी उसको 40 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बदलाव 17 सीटों का है। विधानसभा के जो नतीजे थे 2009 के, उसमें 23 सीटें उसे मिली थी, तो झारखंड में उसे अच्छा खासा फायदा हुआ है। जेएमएम 18 सीटें, उसको बदलाव, उसमें सीटों का बदलाव ज़्यादा नहीं है। 2009 के विधानसभा चुनाव में भी 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को नुकसान हुआ है पिछली दफ़ा के मुकाबले 13 सीटों का। जेवीएम 7 सीटें, लीड्स जो हैं वो 7 सीटें दिखा रही हैं और जो अन्य हैं उन्हें 8 सीटें। और झारखंड के लिहाज से जो स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा था बीजेपी के लिए वो 41 का था सरकार बनाने के लिए, यानी अभी 1 सीट से वो पीछे है। लेकिन जैसा हमने आपको इसके पहले दिखाया था कि नतीजे अभी 48 सीटों के आए हैं, यानी बदलाव आने की संभावना है, यानी बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकती है झारखंड में। हम झारखंड को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा, जो कि खुद अपना चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, या फिर रघुवर दास नाम हो सकता है, या कोई और नाम। इसके अलावा अब हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर जो नतीजे और रुझान दिख रहे हैं उसमें से पहले नतीजों के बारे में आपको बताएं। पीडीपी जो है उसको 21 सीटें मिली हैं, बीजेपी के खाते में 20 सीटें आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा नुकसान हुआ है, वो 9 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है, वो 5 सीट पर आ गई है और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर नतीजे और रुझान को मिलाकर जो वहां पर 87 सीटें हैं उनका जिक्र करें तो पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिखती है। 30 सीटें उसे वहां पर हासिल हुई हैं। बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं, जो कि मिशन 44 के साथ आगे बढ़ी थी, लेकिन अब उससे 19 सीट पीछे रहती हुई दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ता में थी और कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़े थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीट पर आ गई है, कांग्रेस 11 पर और अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही हैं, यानी हंग असेंबली है। कैसे सरकार बनेगी, किसके साथ सरकार बनेगी, इसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। लेकिन झारखंड को लेकर कोई ज्यादा अभी असमंजस नहीं है। प्रियदर्शन जी हमारे साथ हैं जो इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं तमाम मामलों में और खास करके झारखंड के मामले में। तो झारखंड में बीजेपी को जिस तरह का अब साफ बहुमत मिलता नजर आ रहा है। देखिए नगमा, झारखंड में बीजेपी हमेशा एक मजबूत उपस्थिति रही। मतलब जब अविभाजित बिहार था उस दौर में भी बीजेपी को छोटा नागपुर के हिस्से में वो सीटें मिलती थीं। पिछली बार बीजेपी को वाकई कम सीटें मिली थी क्योंकि कांग्रेस और सोरेन अलग अलग लड़े थे। पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, लेकिन 2005 में 30 सीटें बीजेपी लेके आई थी। इस लिहाज से इस बार निश्चित तौर पे एक बड़ी बात यह हुई कि बिल्कुल वो अपने गठबंधन के साथ, चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ बहुमत के करीब है। लेकिन यहाँ एक दूसरी बड़ी दुविधा उसका पीछा अब कर रही है, मुख्यमंत्री उसका कौन हो। बीजेपी में झारखंड में एक बड़ा सवाल ये रहा कि जब पहला मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया था बाबूलाल मरांडी को, जो अब वहां से अलग हैं, जब अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, तब कहा गया कि पहला दिकू राज्य का मुख्यमंत्री बना। वहां आदिवासी मुख्यमंत्री का सवाल बहुत संवेदनशील सवाल है। इस सवाल पे बीजेपी ने इस बार कहीं इशारा किया है कि किसी गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? रघुवर दास का नाम चल रहा है, सरयू राय का नाम चल रहा है। लेकिन हाल के 2 चुनावों पे हम ध्यान दें, महाराष्ट्र पे और हरियाणा पे, जहां जिनके मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी उनको पीछे छोड़ के अपेक्षाकृत युवा या फिर नए चेहरों को चुना गया है। तो क्या झारखंड में ऐसा कुछ होगा? इसका हमको इंतजार करना है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं 40 सीटों के, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का मौका देते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके कि वो किसको बनाना चाहती है या क्या हो। अगर वो गठबंधन के साथ आती है तो फिर उसको गठबंधन कौन निभा सकेगा, कौन चला सकेगा, उस हिसाब से चलना पड़ता है। गठबंधन के साथ अब भी वो है जी। ये चुनाव पूर्व गठबंधन है, आज तो उसके साथ है। एक दफा मैं आपको सिर्फ रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि उमा शंकर सिंह हमारे साथ जो है वो कश्मीर से, बख्शीनगर से जुड़ रहे हैं।
ठंड है वहां पर और चुनाव की जो नतीजे हैं उसकी वजह से जो सियासी गर्मी है, अब वहां पर किस तरह की बातचीत चल रही है? उमा, खास करके बीजेपी क्या पीडीपी के साथ जाएगी कि नहीं? पीडीपी क्लियरली वहां पे एक सबसे बड़ी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है और जम्मू में बीजेपी ने अच्छा किया है, लेकिन अब वहां पर क्या बातचीत हो रही है? जी देखिए नगमा, आपसे थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली थी, लेकिन अंतिम वक्त पे उसे टाल दिया गया। उससे पहले जब पीडीपी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है वो हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को तो इंगेज करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार है, लेकिन सीधे तौर पर वो ये बात बोलने से बच रहे थे कि क्या बीजेपी के साथ वो गठबंधन करके सरकार के लिए जाएंगे। उनका कहना था कि बीजेपी जो है वो विचारधारा उनकी बिल्कुल अलग है और ऐसे में उनको देखना पड़ेगा, काफ़ी सोच विचार करना पड़ेगा इस मुद्दे पर और इतनी जल्दी वो बात कह नहीं सकते। इस बीच कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया कि पीडीपी के पाले में गेंद है और पीडीपी चाहे तो कांग्रेस की तरफ से सहयोग ले सकती है, लेकिन पीडीपी ने अपनी मुट्ठी अभी बंद रखी है और यही वजह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको टाल दिया गया है। एक बात जरूर है कि बीजेपी के मिशन 44 को करारा झटका लगा है। 25 सीट अभी आती उसको दिख रही है, वो भी तमाम जम्मू संभाग से आती दिख रही है, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है नगमा, 25 और 15 एनसी, क्योंकि अभी एनसी ने भी रूल आउट नहीं किया है किसी भी तरह की कोalition से। अभी मेरी अली मोहम्मद सागर जो कि पीडीपी जो कि एनसी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम मिलकर बैठकर देखेंगे क्या अंतिम नतीजा आता है और किस तरह का सिनेरियो बनता है। तो अभी तमाम बातें यहाँ पे चर्चा के तौर पे चल रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पर्दे के पीछे क्या कर रही है वो अभी खुलासा कैमरे के सामने आकर नहीं कर रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हालत हुई है वो तो उम्मीद थी भी कि ऐसा होगा। खुद उमर अब्दुल्ला एक जगह से हार गए हैं, बहुत ही मॉडेस्टली उन्होंने इसको कबूल भी किया इस हार को, पर उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी। क्या क्या वजह रही, लोग किस कदर नाराज थे जिसका फायदा पीडीपी को मिला है? जी बिल्कुल, देखिए जो हाल में बाढ़ आई थी यहाँ श्रीनगर रीजन में जो हार हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ बाढ़ को वजह बता रही है और ये कह रही है साथ में कि क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो पंगु हो गया था, ऐसे में सरकार कुछ नहीं कर पाती और इसलिए एनसी चाहती थी कि इलेक्शन जो है वो डिलेड हो, शायद मार्च अप्रैल में हो, लेकिन सेंटर की तरफ से जो है वो दबाव आया, ये एनसी के नेताओं का कहना है और इसलिए यहाँ पे इलेक्शन जो है वो जल्दबाजी में किया गया। तो एनसी जो है अपनी हार के लिए बाढ़ को वजह बताती है और बाढ़ के बाद जो वक्त नहीं मिला सरकार को कामकाज करने के लिए उसको वजह बनाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 6 साल के रूल में और बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हैं वो भी इस सत्ता के साथ जुड़े। लेकिन सबसे एक अहम बात है नगमा कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन जो है हालांकि बहुत अच्छा नहीं किया है, अपने पुराने लेवल को भी बरकरार नहीं रखा है, लेकिन दहाई के अंक में अभी भी कांग्रेस नजर आ रही है। तो एक बहुत दिलचस्प बात है कि किस तरह से कांग्रेस जो कि एनसी के साथ सत्ता में थी लेकिन वो अपनी जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा खराब होने नहीं दी है। तो ये एक चर्चा का विषय यहाँ जरूर है, लेकिन अब सारी निगाहें पीडीपी की तरफ है कि वो आखिरकार फैसला क्या लेती है। देखना होगा कि बीजेपी और पीडीपी इन दोनों का क्या रुख रहता है। इस बीच तस्वीरें आने लगी हैं, अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष वो पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां पर अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां पर बहुत हद तक मुझे लगता है तस्वीर साफ होगी, लेकिन ये बताया जाएगा कि कैसे वहां पर जो विधायक चुनकर आए हैं उनके पास किसी बड़े नेता को भेजा जाएगा, वो चर्चा करेंगे और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि बीजेपी आगे क्या करने जा रही है। कश्मीर में बीजेपी के सामने दुविधा ये है कि अगर वो पीडीपी को सपोर्ट करती है तो अचानक उसको अपने कई मुद्दे छोड़ने होंगे। आज पीडीपी के से पहले बीजेपी ने संकेत दिया कि शायद वो पीडीपी को समर्थन न करे, तो कश्मीर की स्थिति बहुत उलझ गई है। वहां 2 दलों के गठबंधन से सरकार नहीं बन रही है, किसी तीसरे का समर्थन चाहिए, क्योंकि बीजेपी पीडीपी भी साथ आती है तभी सरकार बनती है अकेली, वरना और कोई गठबंधन वहां कामयाब नहीं है। बीजेपी इशारा कर रही है कि उसके साथ नहीं जाएगी, ये अभी तक का इशारा है, क्योंकि राजनीति बदल रही है लगातार और बीजेपी इस बात का आकलन करेगी कि पहली बार जिस राज्य में उसको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है वहां वो सत्ता में बैठ के ज्यादा लाभान्वित होगी या विपक्ष में बैठ के अपने विचार को ज्यादा लोगों तक ले जाएगी। लेकिन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आंकड़े पूरे नहीं पड़ते, 25 और 15 मिलाएं तो 40 हो जाता है। सिर्फ पीडीपी और बीजेपी ही सरकार बना पा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं बाकी किसी को 3 गुटों को साथ लेना पड़ेगा। जी जी, अमित शाह कुछ ही देर में बोलने वाले हैं। आप जो इशारा कर रहे थे प्रियदर्शन जी की पीडीपी जो है अगर उसके साथ बीजेपी जाती है तो बीजेपी को अपने मुद्दे छोड़ने पड़ेंगे, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनसे इनका टकराव रहेगा? बीजेपी ने कई मुद्दे अपने वैसे भी छोड़ दिए हैं। पूरे के पूरे चुनाव में बीजेपी ने बहुत सकारात्मक ढंग से, हाँ मैं बीजेपी को बहुत सारा श्रेय देना चाहूंगा, काफी उन्होंने बात की, मैं बिल्कुल श्रेय देना चाहूंगा कि जैसे धारा 370 का सवाल उसने बिल्कुल नहीं उठाया, बहुत ठीक काम किया। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने लगातार जितनी मेहनत की चुनावों में
उसकी वजह से वोटों का प्रतिशत वहां बढ़ा। घाटी में जहां शुरू में बहिष्कार की अपील की जा रही थी, अचानक वहां लोग सड़कों पर निकल आए वोट देने के जो लिए। वोटर टर्नआउट हाँ, था, वोटर क्या वो टर्नआउट बीजेपी है। की मेहनत थी? क्योंकि बड़े लोग ये भी कहने लगे कि वो डर था, वो एक हाँ, बिल्कुल, कम्युनल डिवाइड बिल्कुल, था कि हाँ। बीजेपी को न लाएं, इसलिए ज्यादा लोग निकले। अंततः बीजेपी ने मजबूर किया कि आप उस उपस्थिति को वहां महसूस करें। तो ये एक बड़ी चीज है, और ये आने वाले दिनों में बीजेपी इसको कैसे बनाए रखती है, वो बहुत नाजुक सा संतुलन है। मेरे ख्याल से वो जो संतुलन बनाने की जिम्मेदारी होगी, वो शख्स इस वक्त तस्वीर में दिख रहे हैं, अमित शाह जो हैं, वो पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। और सुबह से हम देख रहे थे नगमा कि वहां पर पटाखे चल रहे थे, जलेबियां बांटी जा रही थी। अभी भी देखिए विक्ट्री साइन जो है वो शाहनवाज हुसैन अपनी जीत का इशारा कर रहे हैं और तमाम लोग हैं वहां पर, जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी में झारखंड में जिस तरह की उनकी अभी स्थिति है, उसके बाद जाहिर है कि काफी ज्यादा वहां पर उल्लास, मुझे लग रहा है पटाखे अभी भी फूट रहे हैं, आवाज आ रही है। हाँ, और तमाम बड़े अब लोग आसपास अमित शाह के करीब आने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको घेरे हुए हैं चारों तरफ से। अमित शाह बस जल्दी ही बोलने वाले हैं अभी। इस बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी किसकी, और बनेगी तो आखिर बनेगी कैसे? क्या पीडीपी बीजेपी के साथ जा सकती है? ऐसे में पीडीपी का रुख क्या रह सकता है? इस पर पीडीपी के प्रवक्ता नईम अख्तर से बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। हमारे साथ हैं पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता नईम अख्तर साहब। नईम अख्तर साहब, जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, वैसे में क्या आप तैयार हैं बीजेपी के साथ मिलकर आगे बढ़ने को? अभी ये टू अर्ली है, देखते हैं। अभी एक आध घंटे में पूरा मामला साफ हो जाएगा। अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये फाइनल ट्रेंड से। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो अभी तक जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, उसमें किसी भी एक पार्टी को 44 प्लस तो मिलने नहीं जा रहा, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो या पीडीपी क्यों ना हो। कुछ सीटें कम रह जाती हैं, तो आप किसके साथ अलाइन करना पसंद करेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। यहाँ हम ऐसे कोई और स्टेट तो है नहीं। यहाँ आपको हर रीजन को, हर कम्युनिटी को साथ लेके चलना है। तो और मगर ये कहते हुए मुझे ये कहना ज़रूरी है कि एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी बन रही है मुल्क के लिए कि नई दिल्ली में मिस्टर मोदी की सरकार है, और वो एक स्थिर सरकार है। वो कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। तो स्टेट में जैसे अगर आप 2002 को देखें तो किस तरह उस वक़्त बहुत ही सिचुएशन थी, इससे भी ख़राब। और यहाँ मुफ्ती साहब आ गए कांग्रेस के साथ, नई दिल्ली में एनसी का अलायंस था एनडीए के साथ, फिर भी मुफ्ती साहब ने वाजपेयी साहब को एंगेज किया और एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी बन गई कश्मीर में। तो हम देख रहे हैं कि वो एंगेजमेंट का लेवल रिवाइव हो जो उस वक्त था। तो मुमकिन है कि हम जम्मू कश्मीर का जो यहाँ पे पूरे मुल्क के लिए एक मसला बना हुआ है पिछले 6 दहाइयों से, उसका हल कर सकें। जी देखिए, जब इंगेजमेंट की बात करते हैं तो स्टेट और सेंटर का इंगेजमेंट किसी न किसी लेवल पे हमेशा से रहता है, चाहे दो अलग अलग पार्टियां स्टेट और सेंटर में रूल कर रही हों। आप जब इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या ये एक पॉलिटिकल कोलिशन की बात है, सरकार बनाने की हद तक भी जा सकती है ये इंगेजमेंट की बात? अभी हम नहीं कह सकते। आप देखिए, हमारा बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो इसलिए वो एक बहुत ही मुश्किल मामला है। वो फैसला करना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल है, और उसको हम काफ़ी बातचीत के बाद, सोच विचार के बाद ही किसी फैसले पर पहुँचेंगे। शुक्रिया। तो नईम अख्तर साहब का जो संदेश है वो साफ है कि कांग्रेस और एनसी के खिलाफ यहाँ पे वोट हुआ है और बीजेपी को इंगेज करना जरूरी है क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस के बड़े नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आज़ाद की प्रतिक्रिया देखते हैं इन चुनावों पर, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं और उसके अलावा जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है वहां पर, उस पर क्या कह रहे हैं वो। जम्मू कश्मीर में अलायंस वाला सिलसिला अभी कुछ साल रहेगा। अब ये पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है और ये पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो
कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस तो किसी भी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जैसी के साथ तो कभी सोच भी नहीं सकती है, कल्पना भी नहीं कर सकती। अब ये पीडीपी लीडरशिप को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ जाए। जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन से इकलौता अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो वो गुलाम नबी आजाद थे, और इस बार बीजेपी ने जम्मू रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे में अगर बीजेपी सरकार बना पाती है तो सवाल उठता है कि क्या कोई जम्मू से भी मुख्यमंत्री हो सकता है।